यदि हम पत्नी के नाम संपत्ति खरीद भी लें तो कल यह सवाल पूछा जाएगा कि पत्नी के पास इतने पैसे कहां से आए? वह तो हाउसवाइफ थी। तो क्या यह लीगल है? आपका पैसा है, अपनी पत्नी को आप दें कि किसी और को दे दें, कौन रोक सकता है इनकम टैक्स वाला? अच्छा, हमारा पैसा हम जिसको मन हो उसको दे दें। उस प्रॉपर्टी पर आपके बच्चे का भी बर्थ राइट छू नहीं सकते जी। लेकिन जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो जिसको मन हो उसको दें। जी। मन हो 2 बच्चा को दें, 2 बच्चा को नहीं दें। विल लेमैन से ना लिखवाएं। बिल लेमैन से नहीं लिखवाएं। विल लिखने को तो कोई लिख सकता है। हाँ, मतलब रात को बैठ गए, जी। गुस्सा आया तो आपने लिख दिया हाँ। और उसे कहीं सहेज कर रख दिया, इसका कोई महत्व तो नहीं। नॉर्मली किसी से लिखवाता भी जी। जो है अपने से लिखता है, स्क्राइब भी होता है, एक्सिक्यूटर भी बहाल होता है। वैसे नहीं होगा। विल भी जब भी लिखें तो होशो हवास में लिखें, गवाही रखें 2 कम से कम। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर आप खरीद अपने नाम से भी खरीद रहे हैं तो हिस्सा सबों का होगा। क्या करें? सभी भाइयों का हिस्सा होगा। प्रॉपर्टी आपका पार्टीशन नहीं हुआ है और साथ में आप ज्वाइंट हैं। अच्छा, आपका बंटवारा नहीं हुआ है, जब जमीन जाल खरीदते चले जा रहे हैं। अपनी कमाई से उसने संपत्ति खरीदी, चाहे पटना में खरीदी चाहे बेंगलोर में खरीदी, तो क्या उसकी अपनी कमाई हुई संपत्ति जो अर्जित की गई उसमें भी दूसरे का हिस्सा हो जाएगा? देखिए, कंफ्यूजन थोड़ा इसमें है। जमीन कहीं से आपको दान में मिल गया। अच्छा, गिफ्ट में मिल गया जी। दान गिफ्ट अलग होता है। अच्छा, दान में मिल गया। मान लीजिए कि आप एक भाई है, अब वो जमीन खरीद लिया, जमाबंदी और रसीद अपने नाम से कटा रहा है जी, तब भी हिस्सा सबका होगा। यंग लोगों को आप सर्वे करा दीजिए, पूछिए तुम्हारा जमीन कहाँ है, क्या पेपर है, कैसे। एक ही चीज बताएगा और हम लोग के पूर्वज का था। हम कभी नहीं गए, हम कभी गांव जाते भी नहीं। जड़ को भूल जाएंगे, जो आपने कहा जड़ जमीन जोड़ू जी, तो जड़ को भूल जाएंगे तो आपका वो आपकी इनकम कायम नहीं रह पाएंगे। आजकल के बच्चे जानते हैं किस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है? नहीं जानते हैं, लेकिन वो है बड़ा सिंपल। उससे बड़ा चीज बनाते हैं। बंटवारा अगर 4 बेटा है और माता पिता भी और पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी जमीन है तो अगर पिता के रहते हुए बंटवारा होता है तो 5 हिस्सा लगेगा और 4 बेटा है। तो क्या गवाह कम उम्र के लोगों को बनाना चाहिए? गवाह जो रखें अपने 10-15 साल नीचे वाला, 10-15 साल नीचे वाले रखें ताकि यह इंश्योर करें जी कि दोनों में से कोई एक रह जाए। हिंदी में वंशावली और वंशवृद्धि दोनों 2 चीज, लेकिन बराबर लोग कंफ्यूज करते हैं। तो कैसे चला, किन के हिस्से में गया, उसमें लिखा रहेगा ये नावल हो गए, इनके बच्चे हुए, इनके 3 बेटे हुए, इनके 3 बेटे हुए, 1 बेटे, वो ढंग से बनाकर और इतने जमीन पर बटे। तो ये हमारा सलाह जरूर होगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग जिनके पास आ गई है जमीन और अभी सर्वे का जो सरकार ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो कम से कम जमाबंदी अपने नाम से करवा लें। नए जमाने के लड़कों की बात कर रहे थे कि उन्हें पिज्जा और बर्गर पसंद है। संपत्ति कितना महत्वपूर्ण है और उनके पुरखों ने किस तरीके अर्जित किया है, लेकिन खतियान न मिल रहा हो तो इसे हासिल कैसे करें? नए बच्चे और नए लोग जो बाहर नौकरी करने वाले हैं उनको बस एक फ्लैट में ही दुनिया नजर आती है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और हम आपका स्वागत कर रहे हैं लाइफ स्टेज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में। देखिए, आज हमने लाइफ स्टेज के पॉडकास्ट कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब को। बहुत बहुत स्वागत है देव प्रकाश जी। देखिए, देव प्रकाश सिंह साहब, इन्हें तो आप विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सुनते और समझते ही रहते हैं। देव प्रकाश सिंह साहब के बारे में हम आपको बताएं कि यह आपराधिक मामलों के जितने बड़े विशेषज्ञ हैं उतने ही बड़े जानकार जमीन जायदाद के मामलों के हैं। और यह खबर सबको है, बिहार की सच्चाई को भी हम और आप समझते हैं कि बिहार में जमीन को लेकर कितने मामले सामने आते हैं, खून हो जाते हैं। और बिहार में एक पुरानी बात कही भी जाती है देव प्रकाश सिंह साहब कि देखिए, जर जोरू जमीन, इसे सहेज कर रखिए, इसका ध्यान रखिए। और यदि आपने कोई कंजूसी की, आपने कोई दरकिनार किया, आपने उपेक्षा की, तो आप हाथ धो बैठते हैं। और फिर क्या क्या हो जाता है? देखिए, घर का झगड़ा, बाहर का झगड़ा, गुतिया का झगड़ा, और फिर बिहार में जमीन पर गिद्ध की नजर बैठाए लोग और ऊपर से आपराधिक गिरोह, यह सब कुछ। आप तो रोज ही ऐसे मसलों से जूझते रहते हैं। हाईकोर्ट में आप मुकदमा लड़ते हैं। इधर बिहार लैंड सर्वे को लेकर भी कितनी सारी बातें हुई। हम अपने दर्शकों के लिए आज देव प्रकाश सिंह साहब यह समझना चाहते हैं कि देखिए, जमीन, जब हम जमीन की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि यह वीडियो हम चाहते हैं कि इस तरीके का बने ताकि
जिस किसी को भी जमीन के बारे में कुछ समझना हो, उसे स्पष्टता के साथ बात समझ में आए कि जमीन है क्या, जमीन कितने प्रकार की होती है। और यदि हम शुरुआत करें, कुछ सवाल लेंगे आपसे भी, हम भी समझेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि पुश्तैनी जमीन, फिर लोग कहते हैं कि यह रैयती संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और फिर कहते हैं यह तो मेरा जन्मजात अधिकार है। तो जमीन कितने प्रकार के होते हैं, देवप्रकाश सिंह साहब पहले यह समझाएं, फिर आगे हम अपने दर्शकों को समझाएंगे कि देखिए पुश्तैनी जमीन का मतलब, इसके अर्थ, यह किसे प्राप्त होता है, रैयती प्रॉपर्टी क्या है और बर्थराइट क्या है। जी देवप्रकाश सिंह साहब, बहुत स्वागत के साथ। देखिए, सबसे पहली बात बता दें जी कि पहले तो प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, मतलब मौलिक अधिकार में था, चैप्टर 3 संविधान में था। बाद में नेहरू जी के समय में इसमें संशोधन किया गया और प्रॉपर्टी राइट को लीगल राइट बना दिया गया। जी फंडामेंटल राइट से हटा दिया। फंडामेंटल राइट अगर रहा होता तो जमींदारी प्रथा नहीं गई होती, तो उसको हटाया गया संविधान में। ये बहुत सबसे पहला संशोधन यही था, जो 1950 में तो आपका संविधान ही बना, 51 में ही संशोधन इसमें हो गया जी या 50 में ही कहिए, पहला संशोधन यही था। लेकिन अभी भी चैप्टर 12 में आर्टिकल 300A, उसके तहत ये संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति आपका संवैधानिक अधिकार है। जी अब संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति अभी भी जमीन को ही मानी जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास जब केस आते हैं तो बहुत सारे 2-3 भाई हैं भारत के विभिन्न भाग में, विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी का प्राइस जो भी हो गया है बिहार में और बाकी जगहों पर जी, और उन प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को जोड़ा जाए, तीनों भाई की जिंदगी भर की कमाई बराबर नहीं है। तीनों भाई की कमाई जिंदगी भर के बराबर नहीं जी, इतने वैल्यू हो गए। हाँ 10 लाख 20 लाख 50 कट्ठा जमीन हो गया। इधर आप देख रहे हैं, इधर जो पटना के पूर्व जो बैरिया आदि जमीन था या बिहटा तक की जमीन का वैल्यू आप अंदाज नहीं लगा सकते कहाँ चला गया। मेरा ही मकान है देवप्रकाश सिंह साहब, मेरे पिताजी ने 23,000 रुपए कट्ठे खरीदे थे 1989 में, और आज लोग कहते हैं 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए पर कट्ठा कीमत है। कुछ भी वो मिलेगा ही नहीं, पटना में तो जमीन ही नहीं है। तो लोग, नए बच्चों में क्या है कि वो फास्ट फूड को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जी, कि कहाँ पिज़्ज़ा मिल रहा है और कहाँ क्या बर्गर मिल रहा है, लेकिन ज़मीन कागज़ देखने में नाक भौं सिकोड़ते। जी, हम लोग को भी याद है जब बाबा हमारे वो बस्ता खोलते थे कि ज़मीन का कागज़ है, ये खतियान है, ये जमाबंदी है, ये रसीद है, तो हम आप भी मुड़ी घुमा लेते होंगे। वो बक्सा और पेटी और अलमीरा। जी और ज़मीन के कार्य में तो हम भी मुड़ी घुमा लेते थे। अब कल तक जी, वो तो आपने हमको प्रेशर दे करके ज़मीन वाला काम कहा कि आप ज़मीन वाला करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये तो पहले ज़मीन का केस हम नहीं लेते थे। हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का केस, कंस्टिट्यूशनल केस, क्रिमिनल केस ये सब लेते थे, ज़मीन केस हम नहीं लेते थे। जी, अब आपने कहा तो जब तक हम पूरा पढ़ते नहीं हम बोलते नहीं, सारी किताबों को हम देखना शुरू कर दिए। जब समझना शुरू किया तो हमें लगा कि क्यों हम लोग शुरू से भागते रहे। और हमारे ऐसे आपके से बहुत लोग हैं ज़मीन के पेपर से भागते हैं जी, लेकिन जैसे आपका कोई अकाउंट है तो कहता है नो योर कस्टमर, KYC कराया तो डोरमेंट हो जाएगा, और 2 साल 3 साल में डोरमेंट कर दे रहे हैं। आजकल तो हर 6 महीने पर मांगते हैं बैंक में। 2 साल पर जी, 2 साल पर। तो वहाँ है या म्यूचुअल फंड है, कहता है नॉमिनी का नाम जरूर दीजिए। बिल्कुल। कितने जमीन में नॉमिनी का नाम है? नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो वही है। हाँ, एक भी बच्चों को, यंग लोगों को आप सर्वे करा लीजिए, पूछिए तुम्हारा जमीन कहाँ है, क्या पेपर है, कैसे, एक ही चीज बताएगा। और हम लोग के पूर्वज का था, हम कभी नहीं गए, हम तो कभी गांव जाते भी नहीं। पिताजी का, दादा का, परदादा का, पिताजी कभी गए होंगे, परदादा का नाम भी याद नहीं होगा। नहीं याद है। वंश वृक्ष बनाने की बात होगी तो मालूम नहीं है लोगों को, अपने वंश का भी नाम नहीं याद है। ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसको लोगों को जानना चाहिए। अगर आप अपने जड़ को भूल जाएंगे, जो आपने कहा जड़ जमीन जोरू, तो जड़ को भूल जाएंगे तो आपका वो आप कहीं कायम नहीं रह पाएंगे, आपकी वजूद खत्म हो जाएगी। तो जमीन जो होती है, जमीन पहला होता है पुश्तैनी। पुश्तैनी जमीन होता है जो रैयती जमीन को कहा जाता है। रैयती मतलब खतियानी जमीन, जो खतियान में 100-150 साल से आपके पूर्वजों का जमीन है। और जमीन है तो जमीन के खतियान के जमीन अगर होगा तो बंटवारा होते हुए आया होगा। बंटवारा होते हुए, ये हर एक गांव में 2 ही भाई जाके, हम जैसे हम लोगों के गांव में 2 आदमी जाके बसे थे। अच्छा, उसी से पूरा गांव बसा है। किसी भी गांव में 2-3 आदमी ज्यादा, अगर अभी से 100-150 पहले चले जाएंगे तो सब कहीं कहीं से आके बसे हुए हैं। कभी कोई वार में, कभी इसमें, कभी आके बसे हैं। अगर 100-150 पहले के देखिएगा तो हर एक गाँव में 1-2 आदमी ही आके बसे हैं।
अब जमीन तो वहाँ से ब्रांच हुआ होगा, बिल्कुल। तो अगर पुश्तैनी भी है तो लोगों ने कुछ नहीं किया है, वो ऐसे ही खतियान में अगर किसी का नाम परबाबा छरबाबा का है तो उसी के नाम जमाबंदी भी बनी हुई है। अच्छा। उसके बाद से अपडेशन नहीं हुआ है जमीन का। और जो चौहद्दी है वो चौहद्दी भी अब किसी काम का, जो हम अभी बराबर हम सर्वे में आपके यहाँ बोला करते हैं कि सर्वे होना है जरूरी। अच्छा, आवश्यक है। आवश्यक है। सर्वे अगर नहीं कराएंगे तो सारा रिकॉर्ड जो है आज के दिन में इर्रेलीवेंट हो चुका है। कोई वैल्यू नहीं है। कोई जमीन का दाम जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौहद्दी लिखा हुआ है वो आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा। तो फिर बाउंड्री कैसे होगा, कौन जमीन कैसे? प्लॉट नंबर जो है, प्लॉट नंबर भी इतना कंफ्यूज्ड है कि पहले कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पहले कब्रिस्तान लिखा हुआ है, रोड लिखा हुआ, वहाँ स्कूल बना हुआ है जी, तो वो भी सीमाना भी नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, हर प्रॉपर्टी डायनेमिक चीज़ होती है तो उसका अपडेशन होना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे ये जो सर्वे हो रहा है, बाद में जब इस बार सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा और सर्वर पर सब सिस्टम चला जाएगा तो हर 10-15 साल पर, 5 साल पर होता रहे तो अच्छा है। और लेकिन प्रोसीज्योर सिंपल हो, बाबू लोगों का खेल थोड़ा कम हो। बाबुलों का खेल कम हो, थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसा हो कि इजी हो जाए लोगों के लिए। और अभी पहला बार दिक्कत होगी, पहली बार शुरू में दिक्कत होगी। थोड़ा सीओ लोगों को पढ़ावे लिखावे। देखिए, आपको शेयर सर्टिफिकेट जब डिमैट हुआ था, हमको लगता है कि 91 जो हर्षद मेहता वाला कांड हुआ उसके बाद देखा गया तो सरकार को, नरसिंह राव गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, सेबी का निर्माण हुआ था। तो डिमैट होने में लोग कहते थे कैसे डिमैट होगा, एक नंबर कैसे पड़ेगा और एक नंबर से इतना रुपया का लेन देन कैसे होगा। आज देखिए उसमें कोई करप्शन नहीं, बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो प्रॉपर्टी में भी हो सकती है ये चीज़, लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए जो लगाने पड़ेंगे लोग, वो प्रबंधक लगाने पड़ेंगे, प्रबंधक लगाने पड़ेंगे। वो ब्यूरोक्रेट से काम नहीं चलेगा। वो जो राजघराने में जमींदारों के पास मैनेजर्स हुआ करते थे, उस तरीके के प्रबंधक चाहिए सरकार भी कंस्ट्रक्टिव माइंड में आ सकती है अपने। अभी जैसे वो मेट्रो रेल में है ना, मेट्रो में नाम हम भूल रहे हैं, श्रीधरन साहब, उनको लोग कहता है कि मेट्रो मैन को IAS ऑफिसर तो नहीं। या स्वामीनाथन साहब जिन्होंने हरित क्रांति, वो भी IAS अफसर नहीं थे। या जो अभी मिल्क का जो व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया, BVN कुरियन साहब, बिल्कुल, वो भी IAS ऑफिसर नहीं थे। मनमोहन सिंह भी नहीं थे जी। तो ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हुए। APJ अब्दुल कलाम जी, विक्रम साराभाई, बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग थे जी भरे हुए समाज में। अभी भी लोग जिनको दिया जाए काम कराना है और किसी को बेदखल भी नहीं करना है। अब बेदखल जैसे अपने मैंने कहा कि जमीन कितने, तो पहले खतियानी जमीन, खतियान भी है तो देखना पड़ेगा कि वंश क्या क्या चला। इसलिए उन्होंने कहा है 2 फॉर्म मांगा था। एक मांगा था डिक्लेरेशन कि कौन कौन प्रॉपर्टी आपकी है, बिल्कुल। दूसरा मांगा था वंश वृक्ष आप दीजिए या जेनेलॉजी दीजिए, फैमिली ट्री, जिसको फैमिली ट्री भी कहते हैं। जिन दोनों अंतर है। आजकल के बच्चे जानते हैं किस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है? नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत है बड़ा सिंपल। उससे बड़ा चीज बनाते हैं। अच्छा, उससे बड़ी चीज बच्चे बना रहे हैं। अच्छा, भर दिन वीडियो गेम खेलते हो, ज्यादा टफ। अच्छा, यदि किसी को बनाना हो तो कैसे बनाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करेंगे? वो अपने से शुरुआत करें। देखिए, मैंने 2 वर्ड कहा, जेनियोलॉजी एंड फैमिली ट्री, वंश वृक्ष और एक वंशावली, दोनों 2 चीज है। दोनों 2 चीज। हिंदी में वंशावली और वंश वृक्ष दोनों 2 चीज है, लेकिन बराबर लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। अंग्रेजी में कहते हैं जेनियोलॉजी और फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हुआ जैसे कि आपके पिताजी हुए तो आपके पिताजी से वहाँ चला, या आपसे हुआ तो कैसे फैमिली ट्री चलेगा, सिंपल, एक ही जनरेशन ऊपर चलता। बिल्कुल। लेकिन जेनेलॉजी होगा क्योंकि परबावा छरबावा के जहाँ से पुश्तैनी जमीन जो आपकी है, तो शुरुआत हमारी 100 बीघा, 200 बीघा, 250 बीघा जमीन होगी, आप घट के 15 बीघा आपको पड़ रहा होगा हिस्सा। तो कैसे कैसे चला, किन के हिस्से में गया, उसमें लिखा रहेगा ये नावल हो गए, इनके बच्चे हुए, इनके 3 बेटे हुए, इनके फिर 3 बेटे में 1 बेटे हुए, उस ढंग से बनाकर और इतने इतने जमीन पर बटे। और बंटवारा खिस्टा पेपर पर भी होगा, मुजवानी भी होगा जी। पेपर डॉक्यूमेंटेशन पहले नहीं होता था, डॉक्यूमेंट का बहुत वैल्यू नहीं था पहले। इसलिए ना विनिमय सिस्टम रुपया सिक्का काहे के लिए था? डॉक्यूमेंट, रुपया में क्या होता है? डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। रुपया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके हाथ में गया वही उसका मालिक है, इसलिए ना किया गया। वो तो भारत सरकार गारंटी देती है कि मैं इतने रुपए को धारण करता हूं। लेकिन उसमें कहीं कहा है कि उसमें लिखा पड़ी होगा? अगर हम लेन करते हैं, लिखा पड़ी नहीं होती है, जिसके हाथ में गया वो उसका मालिक है। प्रॉपर्टी में ऐसी बात नहीं। प्रॉपर्टी में कहा कि नहीं कैसे आया है प्रॉपर्टी। मैं अब जो बात बता रहा हूँ, टाइटल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। टाइटल के लिए टाइटल आप कहते हैं। लोग समझते हैं जमाबंदी मेरे नाम से है, मेरे नाम से पेपर है, मैंने रसीद कटा लिया है, वो आपका मालिकाना हक नहीं है। इसको टाइटल, अधिकारिता कानून कहते हैं। जमीन आपके पास आई कैसे, वो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कोई जमीन खरीदने भी आप जाते हैं बाजार में, देखिए जमीन आई कैसे।
मतलब वंश वृक्ष जरूर देखिए। नहीं, वंश वृक्ष भी देखिए, और मानिए जाने का बहुत तरीका है ना। केवल एक तो रैयती जो आता है, जमीन जो वंश किसी घर में पैदा लिए, बर्थ राइट आपको मिल गया। जी। जैसे ही कोई बेटा, 56 से पहले बेटा, 56 के बाद कुछ हद तक बेटी, 2005 के बाद बेटी। जी, अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल बेटी, हाँ। तो अब जो बेटा बेटी जो पैदा ले रहा है, हाँ। जिस किसी परिवार में, उस परिवार में टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, नहीं, उस सवाल पर हम मकान आएंगे। है, सबका वो मालिक है। देखिए, तो बर्थ राइट, प्रॉपर्टी राइट उसका उस हो गया। सवाल पर अभी हम वहीं पर आएंगे। देखिए, यह बेटियों का सवाल, बहनों का जो सवाल है, वो हम बड़े सवाल पर आपके पास आएंगे, लेकिन मैं अभी इसलिए मैं हल्का टच करके छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टी जैसे कोई बच्चा आ गया तो उसकी राइट क्रिएट हो गई। लेकिन पहले राइट होगी उसके पिताजी की। जब बंटवारा होगा उसके पिताजी को मिलेगी। वर्टिकल बंटवारा होता है, मान लीजिए किसी को 100 बीघा जमीन है, 4 भाई है, तो 25 बीघा 25 बीघा 4 बीघा बट जाएगा। फिर उनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, किसी किसी को 1 ही बच्चा होता तो 25 बीघा पड़ेगा, क्योंकि 3 बच्चे होंगे तो बट के 8-8.25 बीघा हिस्सा पड़ जाएगा। ऐसे करके बंटवारा होगा, तो वो केवल उससे बंटवारा होता है। लोगों ने उसके बाद ही जमाबंदी नहीं बनवाया है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। कई एक जमीन जो है उनके किसी चचेरा बाबा के नाम पर जमाबंदी चल रही है। तो वो ये हमारा सलाह जरूर होगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग जिनके पास आ गई है जमीन, और अभी सर्वे का जो सरकार ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो कम से कम जमाबंदी अपने नाम से करवा लें। मैं बार बार कहता हूँ, जमाबंदी मालिकाना हक नहीं देती। अच्छा, आपको मालिक बताती है। बिल्कुल, जमाबंदी के लिए एविडेंस ऑफ मालिकाना हक है। एविडेंस ऑफ मालिकाना हक है, एक एविडेंस, ऐसे एविडेंस और भी है। आप अगर मान लीजिए कि अभी बराबर चलता है गैर मजरूआ खास, किसी भी जमीन पर पक्का मकान बना हुआ है 100 साल से, चलिए अभी हम गैर मजरूआ खास पर तो बाद पर आएंगे। तो एक पहले जो मैंने कहा कि जो रैयती जमीन है, रैयत कहते थे, जो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी दी थी, जमींदारों ने बसाया था लोगों को, बिल्कुल, और पट्टा दिया, सिकमी दिया या हुक्मनामा दिया, और दे करके लोगों को कहा कि ये जमीन आप जोतिए, इतना पैसा हमको दीजिए। उसको कहते थे रैयत। तो रैयत जो हुआ, रैयत को उत्तराधिकार का अधिकार था, माने उसके वारिस भी उसके उत्तराधिकारी होंगे। अच्छा, जैसे भी है ना पॉलिटिक्स में कि जो नेता बनते हैं उसके बच्चे भी बनते हैं, का अधिकार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अधिकार तो हो ही जा रहा है सबको। तो वैसे ही जमीन में था, रैयत जो जमींदार बनाते थे उसमें उत्तराधिकार कानून था कि उनके बच्चे को भी अधिकार मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रैयत। अच्छा, दूसरा जमीन आता है आपको ट्रांसफर डीड से। आपके पूर्वज ने कोई जमीन खरीदी, बेची, उससे भी जमीन आपको आती है। खरीदगी से जमीन आपने परचेज किया कहीं से, जमीन कहीं से आपको दान में मिल गया। अच्छा, गिफ्ट में मिल गया। जी, दान गिफ्ट अलग होता है। अच्छा, दान में मिल गया, दान में मिल गया। हाँ, जैसे पुराने जमानों में, हाँ, ये पंडित जी हैं, ये पूजा कराते हैं, ये हमारी सेवा कर रहा है। जी बिल्कुल। तो इस ढंग से दान में मिलता था, गिफ्ट भी हो जाता था कि भाई बेटा है, पोता है, पोती, हम इसको इतना उपहार में ही दे रहे हैं। गिफ्ट में भी अब तो टैक्स सरकार कर दी, पहले टैक्स भी नहीं था उसमें। तो ये सब प्रकार हैं, कुछ है, 2 प्रकार और भी हैं, लेकिन ये सब मुख्यतः प्रकार जो जमीन आपके पास जो आई हुई है, मुख्यतः जमीन जो मैक्सिमम जमीन है वो रैयती जमीन है। रैयती जमीन। जी। चलिए, तो देखिए हम समझना चाहते हैं, आपने समझाया कि किस तरीके से पुश्तैनी जमीन, रैयती जमीन और जनजात अधिकार जो प्राप्त होता है जमीन का, बर्थ राइट। आगे हम समझना चाहते हैं, देखिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी। हम तो संयुक्त परिवार वाले लोग रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि अब न्यूक्लियर परिवार, पति पत्नी और अधिक से अधिक 2 बच्चे। लेकिन जब संपत्ति की बात होती है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी की बात होती है। फिर बात होती है कि जब यह परिवार न्यूक्लियर हो गया है, पार्टीशन कैसे होगा, संपत्ति में बंटवारा कैसे होगा, और प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इन 3 बातों को समझना चाहते हैं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या है, इनका बंटवारा कैसे होता है, कैसे किया जाना चाहिए, लोग गलती कहाँ करते हैं और सही तरीका क्या है, और प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है यदि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, पिता, जब मान लीजिए कोई ज्वाइंट परिवार है, ज्वाइंट परिवार में कौन है? पिता हैं, बाबा इसको ग्रैंडफादर कहते हैं। पिता हैं, बाबा हैं, दादा हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के फिर बच्चे हैं, एक साथ परिवार चल रहा है, एग्रो इकोनॉमी है, या नौकरी से है, ठेका से है, कोई व्यापार भी बहुत जगह कंबाइन व्यापार होता है। बिल्कुल। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर है, और मान लीजिए उस समय आप कोई अपनी कमाई कर रहे हैं और वो अपनी कमाई कर रहे हैं, कोई कमाई कर रहे हैं, वो भी जमीन खरीद रहे हैं, कोई और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, बगीचा खरीद रहे हैं, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर आप अपने नाम से भी खरीद रहे हैं तो हिस्सा सबों का होगा।
क्या करें? सभी भाइयों का हिस्सा होगा। यदि हम अपनी कमाई से अपने संपत्ति, कमाई से, लेकिन प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है, हाँ, और साथ में आप ज्वाइंट हैं, अच्छा, आपका बंटवारा नहीं हुआ है, जब जमीन जाल खरीदते चले जा रहे हाँ, हैं, और मान लीजिए कोई, जब बहुत लोग तो ऐसा भी किए हैं कि जमीन, पटना में भी बहुत सारा है कि घर जमीन जो है सो परिवार की है और मकान बना दिए अपने कोई भाई, अब वो अच्छा, कह रहे हैं मेरा है, उनका कैसे होगा? जब वो जमीन परिवार का है, पैतृक है, तो मकान तो सबका हो जाएगा। बिल्कुल। या आपने मकान बना रहे हैं और अपने भाइयों से भी 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लिए हुए हैं कि तुम लोग भी दो, एक रूम तुम भी रखना। बाद में कहते हैं भागो, ये तो मेरा जमीन है। नहीं, आपका बंटवारा नहीं हुआ था, अगर कुछ दिखा दिया, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने वर्ड कहा कि पैसा लगाया है उसने भी, और आपका बंटवारा घर का नहीं हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF भी कहते हैं। अच्छा, तो जितने भी उसके बर्थ राइट वाले को पार्टनर वर्ड जो है, जितने हिस्सेदार हैं, अंशभागी हैं, सबों को हिस्सा जो उनके हिसाब से बंटवारा का सिस्टम है, जो अपने सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है। जैसे कि एक बाप है, फादर है, तो फादर के बच्चे हैं तो बच्चों में बंटवारा होगा, तो फादर के माता पिता को भी एक हिस्सा मिल जाएगा, अगर पुश्तैनी जमीन है तो। जी नहीं तो देखिए, हम जो आप एक नई बात, लेकिन अब उसमें थ्योरी, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक भाई है, अब वो जमीन खरीद लिया, जमाबंदी और रसीद अपने नाम से कटा रहा है जी, तब भी हिस्सा सबका होगा। तब भी हिस्सा सबका होगा। मैं इसी बात को समझना चाहता था। जी जी जी। यदि 4 भाई हैं और उनमें से एक भाई ने अपनी कमाई से जमीन खरीदी, जी, परिवार का भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो अपनी कमाई से इन्वेस्टमेंट भी कहीं कहीं से लिया है। हाँ, नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया उसने, नहीं लिया उसने, अपनी कमाई से उसने संपत्ति खरीदी, चाहे पटना में खरीदी, चाहे बेंगलोर में खरीदी, तो क्या उसकी अपनी कमाई हुई संपत्ति जो अर्जित की गई उसमें भी दूसरे का हिस्सा हो जाएगा? देखिए, कंफ्यूजन थोड़ा इसमें है, तभी तो लोग पत्नी के नाम लेना शुरू कर दिया। जो पटना में मैक्सिमम जमीन है और शहरों में खरीद दिया, लोग अपने पत्नी के नाम पर खरीदते हैं। अगर कभी सभ्यता का विलुप्त हो जाएगा और कहीं जमीन की कागज खुदाई होगी, तो कहा जाएगा कि फलाने काल में जमीन मातृसत्तात्मक परिवार था, महिलाओं के नाम पर जमीन अधिक था। जितना भी खरीदगी प्रॉपर्टी है पटना में, अगर आप सर्वे करा लें तो 90% प्रॉपर्टी औरतों के नाम पर। अच्छा, 90% प्रॉपर्टी औरतों के नाम? जी, लोग वाइफ के नाम पर खरीदते हैं, बेटा के नाम पर खरीदते हैं, अपने नाम पर नहीं खरीदते हैं जो घर के मालिक हैं। अच्छा, इससे बचने। लेकिन अगर पार्टीशन परिवार में हो गया है, बंटवारा हो गया, तो अपने नाम पर नहीं, बंटवारा किस रूप में, बंटवारा का क्या तरीका होता है, यह भी समझने की जरूरत है। कि आपने कहा, देखिए, पिताजी ने कह दिया कि ठीक है 4 भाई हैं, तो एक बेटा पटना में रह रहा है, एक बेटा बेंगलोर में रह रहा है, एक बेटा दिल्ली में रह रहा है, एक बेटा पुणे में रह रहा है, या पटना में 4 मकान हैं, तो भाई ये वहां रह रहा है, ये वहां रह रहा है, तो क्या इसे बंटवारा मान ले कि बंटवारा का भी कोई एक वैधानिक और विधि सम्मत तरीका है? जी, विधि सम्मत तरीका है बंटवारा, केवल मानने से नहीं होगा जी। बंटवारा अगर 4 बेटा है और माता पिता भी और पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी जमीन है, तो अगर पिता के रहते हुए बंटवारा होता है तो 5 हिस्सा लगेगा, और 4 बेटा है तो। अच्छा, 5 हिस्सा लगेगा, पेपर पर लिखा जाएगा। अच्छा, संपत्ति का ब्यौरा लिखा जाएगा, और ब्यौरा लिखना में ध्यान रखें कि चौहद्दी जमीन का जरूर लिखें। खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया, रकबा, थाना नंबर जो भी है उसका, जो पर्टिकुलर जमीन का, वो जरूर लिखें। लोग नहीं लिखते हैं, बहुत पेपर आता है ऐसा। अच्छा, केवल जमीन कुछ नाम लिख के छोड़ देते हैं। तो वो सब कुछ लिख करके उसका लिस्ट बना दें, और उसके बाद लिखें कि ये जमीन इनके हिस्से आई, इनके जमीन इनके हिस्से आई, और हिस्सा करके बंटवारा करके सब भाई सब साइन कर दें। पिता की भी साइन उस पर होगी। नहीं, ये किस और तरीके? साइन करने के बाद उसको आप ब्लॉक ऑफिस में जाकर, CO ऑफिस में जाकर के मोहर लगवा लें। 2-2,500 रुपये के पेपर पर करवा लें, और 1,000-2,000 वहाँ से खर्चा होगा, या उतना होता उतने के अंदर हो जाए। अब बंटवारा करके वहाँ पर करवा, आजकल शायद बिहार सरकार ने रजिस्ट्री ऑफिस में कर दिया है कि 100 रुपये के स्टाम्प पर भी वहाँ हो जा सकता है। अच्छा, तो जाकर वहाँ करवा लें, मोहर लगवा लें, वो पक्का पेपर हो गया। उसके बाद जमाबंदी अपने अपने नाम से बनवा लें। अच्छा, जैसे बंटवारा हो जाए, जमाबंदी अपने नाम के, रसीद अपने अपने नाम पे मिले। नहीं, तो हम तो प्रकाश जी समझना चाहते हैं, देखिए यह तो 4 घरों की बात हो गई, 4 मकान हैं, तो अब पिता के पास एक ही मकान है जी, और एक बेटा है, एक बेटी है, या 2 बेटा है, 2 बेटी है, तो क्या एक ही मकान के भीतर रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 भी करना होगा, और इसके लिए भी अलग अलग जमाबंदी, और इसके लिए भी CO ऑफिस और वहाँ लेखाबद्ध करना होगा? खंडित तो होगा जी, खंडित होगा, तो होगा।
अच्छा। खंडित होगा। हाँ। और जमाबंदी तो मान लीजिए जिसमें 4 होंगे तो अलग अलग करना ही होगा जी। कि मान लीजिए खाता खसरा नंबर भी एक रहे, जमाबंदी पेज एक ही रहेगा, खाता नंबर एक ही रहेगा, लेकिन लिखा जाएगा ये अब इनके हिस्से में आ गया। मान लीजिए उसी का एक रूम होगा तो उसका भी एक चौहद्दी होगा। अच्छा। आखिर अपार्टमेंट में कैसे बिकता है? हम्म। जो अपार्टमेंट में फ्लैट बिकता है, इतना बिल्डिंग जो पटना में बना हुआ है, वो तो एक मकान के अंदर मकान है। बिल्कुल अपार्टमेंट बिल्कुल। क्या है? हाँ बिल्कुल मकान के अंदर बिल्कुल। मकान तो बिक हाँ ही रहा है। जी अपार्टमेंट नंबर, आप फ्लैट नंबर लिख के खरीद रहे हैं ना, उसमें भी खाता खसरा नंबर लिखाता है ना, जी। जमीन का नाम भी लिखाता है, तो उसमें तो कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। अपार्टमेंट सब बिक ही रहा है पटना, पेपर आपके पास भी होगा, आप देख लीजिए निकाल कर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो यह तो देखिए आपने कह दिया, लेकिन अब आप यह बताइए कि देखिए आप कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो जी। बड़ा सवाल ये है कि भाई हमने संपत्ति खरीदी है, लेकिन इस सवाल पर आए उसके पहले एक और सवाल छूट गया था कि आपने कहा कि अधिकांश लोग पत्नी के नाम संपत्ति खरीद रहे हैं। तो मैं अपने ही बारे में कहूं कि यदि हम पत्नी के नाम संपत्ति खरीद भी लें तो कल यह सवाल पूछा जाएगा कि पत्नी के पास इतने पैसे कहां से आए थे, वह तो हाउसवाइफ थी। तो क्या यह लीगल है? और आज तो भाई इनकम टैक्स भी पूछता है, दूसरे महकमा भी पूछते हैं। कमा हम रहे हैं और खरीद रहे हैं पत्नी के नाम से। माँ के नाम से खरीदा तो बात तो समझ में आ गई, पिताजी के नाम से खरीदा तो बात तो समझ में आ गई कि वह सभी में, लेकिन पत्नी के नाम खरीद लेना क्या विधि सम्मत है? देखिए तो 2 सवाल आपने जी। किया। एक तो आपने कहा कि पत्नी नाम पर खरीदा तो, और दूसरा इनकम टैक्स का सवाल जी। आ गया। दोनों 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि पत्नी नाम पर आप खरीदे तो आपका जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो झमेला था वो तो खत्म हो गया, उसको अच्छा। निपिंदी बड हो गया, खत्म हो गई बात। पत्नी के नाम पर हो गया। पत्नी के नाम पर कल कोई बेटा बेटी भी छीन नहीं पाएगा जमीन आपसे। तो आप समझिए लॉक लगा दिए। कल तक जो पत्नियां हुआ करती थी, अब तो पत्नी का विरोध झमेला चल रहा है। जी। कितना डाइवोर्स से पत्नी मकान लेकर भाग गई है, तो वो अलग बात है। हम्म। अब बच गया इनकम टैक्स। आपने कहा आपका पैसा है, अपनी पत्नी को आप दें कि किसी और को दे दें, कौन रोक सकता है इनकम टैक्स वाला? अच्छा। हमारा पैसा हम जिसको मन उसको दे दें। हमको पैसा होगा हम जाके घूम लें, थाईलैंड घूम लें, अमेरिका घूम लें, कहीं कहीं घूम के पैसा हम खर्च कर लें, कौन रोकना? इनकम टैक्स कभी कहती है खर्चा न करें आप? देव प्रकाश जी के जुबान पर पहला नाम थाईलैंड का आया। नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ आज तक। लेकिन महीने लोग घूमते हैं, कहते हैं मैं घूमने जा रहा हूँ। कुछ लोग वकील साहब लोग बोलते हैं बाहर थाईलैंड गए थे, वहाँ गए थे। मैं जिंदगी में कभी गया नहीं हूँ। मैंने तो कभी कल परसों लिखा भी था, मुझे गंगा किनारे मुझको अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बात आपको कि आपका पैसा अपनी पत्नी को आप दें कि बेटा तो कौन पूछने वाला है हमको? अगर ये पूछे तो बातें खत्म हो गई। अच्छा। अभी मैंने शुरू में ही मैंने कहा प्रॉपर्टी राइट हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी चीज हम जिसको मन उसको दे दें, जिसको मन उसको पूछने वाले हैं भाई। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए हम कह रहे थे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कि हमने यह संपत्ति खुद खरीदी है जी। क्या इसमें हमको जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए या बंटवारा की कोई जरूरत नहीं है? और क्या हमारे जीते जी किसी के लिए भी हमारी अर्जित संपत्ति पर, जिसे हमने अपनी कमाई से खरीदा, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने साहस से खरीदा, क्या उसमें हमारे जीते जी बच्चे अधिकार मांग सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं? अभी हम भी जीवित हैं, हमारी पत्नी भी जीवित है। देखिए, जो आपने अपने कमाई से खरीदी है जमीन जी, मकान, संपत्ति, कुछ भी शेयर में लगाया, म्यूचुअल फंड में, जो भी संपत्ति आपकी अपनी कमाई की है वो आपकी है, मेरी है, आपकी है। आपको इच्छा हो तो बांट सकते, नहीं इच्छा हो, लोग बांट ही देते हैं अपने हैं, बच्चों को तो मिल ही जाता है। बच्चे किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल। तो मेरा पिता देगा तो किस देगा किसको, कुछ भी नाराज होगा देगा तो उसको मुझको ही। लेकिन एक साथ में वह भी एक बहुत लोग सर्विस में लोन लेके लेते हैं, बैंक से लोन लेके लेते हैं जी। जो लोग लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने नाम पर भी खरीदते हैं और ज्वाइंट में भी हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं की रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी उनकी ही। हाँ, प्रॉपर्टी अगर आपने अपने पैसे से लिया, लोन लेके लिया, वो प्रॉपर्टी आप ही की होगी। जी। ये दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीद अपने नाम से ली, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो आप ना चाहेंगे तो नहीं बांटेंगे, जिसको चाहे उसको दे दें, जिसको चाहे उसको दे दें। बढ़िया में तो एक आदमी ने वो बेटों से नाराज हो किसी और को दे दिया ट्रस्ट को, भाई हमारा देखभाल, अभी तो ये भी स्कीम आया है कहीं पर। अच्छा। आप पैसा अपना दे दीजिए, बुढ़ापे में वो आपका देखभाल करेगा। और कई बार देखिए वो लिखते हैं लोग कि हमारा देखभाल फलाना बेटा का 2 बेटा करता है, 2 बेटा नहीं करता, हम 2 बेटा को ही दे रहे हैं। अच्छा।
तो इस ढंग की चीजें तो आज जो अपनी अर्न की प्रॉपर्टी है उसमें कोई विरासत कानून लागू नहीं होता, नहीं लागू होता। पुश्तैनी कानून हाँ, यह बात जरूर है कि अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी भी बांट देते हैं। अच्छा। ये नहीं उसको भी रोक लेते हैं अपने हाथ, वो नहीं रोक सकते। जो आपको अपने पिता से मिला, अपने बाबा से मिला, उस प्रॉपर्टी पर आपके बच्चे का भी बर्थ राइट है, बराबरी हक उसको आप छू नहीं सकते जी। लेकिन जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो जिसको मनो उसको दें, मनो 2 बच्चा को दें, 2 बच्चा को नहीं दें, बेटी को दें, बेटा को नहीं दें, वो आपको पूर्णाधिकार, उस पर सर्वाधिकार सुरक्षित है, उस पर आपको वहाँ कोई अधिकार नहीं, ये नहीं होता है। हाँ, जीते जी अगर आप इंटेस्टेट बिना कोई विल बनाए हुए, बिना कोई विरासत बनाए हुए आपका डेथ हो जाता है किसी आदमी का, वैसे हालत में तो फिर वैसे ही बंटवारा होगा, जैसे जो हिस्सा है 2-3 बच्चे जो फर्स्ट हेयरशिप है वैसे ही बंटवारा। लेकिन आपने कुछ लिख दिया है, विल लिख दिया, विल लिखने में अब ये अपने यहाँ हर धर्म में लिखा है कि ये कराने तो पूजा पंडित जी से करवा लें, तो लोग कहता है पंडित लोग अपने मन से लिखें, लेकिन हम भी इस बात को फिर बोलना चाहेंगे, विल लेमैन से ना लिखवाएं। बिल लेमैन से नहीं लिखवाएं। विल लिखने को तो कोई लिख सकता है। हाँ, मतलब रात को बैठ गए, गुस्सा आया तो आपने लिख दिया और उसे कहीं सहेज कर रख दिया, इसका कोई महत्व नहीं। नॉर्मली किसी से लिखवाता भी लोग है, अपने से लिखता है, स्क्राइब भी होता है, एक्सक्यूटर भी बहाल होता है, वैसे नहीं होगा विल। विल भी जब भी लिखें तो होशो हवास में लिखें, गवाही रखें 2 कम से कम। अच्छा। और मेरा सलाह आपसे होगा कि अगर एक गवाह उसमें डॉक्टर हो और एक गवाह वकील हो, एक गवाह डॉक्टर हो और एक गवाह वकील हो, तो सबसे बढ़िया। हाँ, ताकि डॉक्टर यह कह देगा कि पूरे अपने होशो-हवास में थे, इनका माथा काम कर रहा था, किसी प्रेशर में नहीं थे, उसमें लेके वकील लीगलिटी का ले लेगा जी। अब उसमें से यह ध्यान रखें, जो 2 गवाह एक से एफिडेविट करवा लें कि मेरे सामने साइन हुआ, इन्होंने ऐसे लिखा, एफिडेविट भी करवा लें जी। हो तो एक्सक्यूटर भी बहाल कर दें, विल में एक्सक्यूटर भी बाहर हो, एक्सक्यूटर ना भी हो सकता है। एक्सक्यूटर कहते हैं हमारा जो विल है, इतने बच्चे हमारे, एक्सक्यूट विल को देखे होंगे सिनेमा में, एक वकील आता है पेपर लेकर के, आप लोग को ऐसे ऐसे बंटवारा किया गया है, तो एक्सक्यूटर ऑफ द विल होता है। उस विल में यह भी लिखना ना भूलें कि ये हमारा फाइनल विल है। अच्छा। आज आप विल बनाते हैं, कल दूसरा विल बना देते हैं, पहला वाला विल खत्म। अच्छा, ये भी होता है। तीसरा विल बना दीजिए। तो ये बिल रखे कहाँ? बैंक में रखिए, अपने पास रखिए, कहीं और रखिए, छिपा कर रखिए, अलमीरा में जहाँ रखिए। पहले अभी तो बहुत लोग विल बनाते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, बच्चा कल से इनको मिसबिहेव करना शुरू। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा था कि यदि देखिए 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आपने 2 के नाम बिल बना दिया, बाकी 2 बच्चे तो आपका जीना हराम कर देंगे। अच्छा, पिताजी ने, माताजी ने जीते जी। तो आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि विल का जीते जी कोई महत्व नहीं जी। विल का, और विल तब तक बनता रहेगा जब तक वो जिंदा है, और जितनी बार मर्जी होगी वो बदलता है। सबसे जो अंतिम बिल होगा उसी का महत्व है, पहले वाला बिल सब कूड़ा है। अच्छा, उसका कोई महत्व नहीं। अगर कोई बच्चा को बिल थमा दिया, चलो तुम हो, हमारा देखभाल करना, अपना खुश होकर रह रहा, कल दूसरे बच्चा को बढ़ा देंगे, तो वो ये सब होता है। विल में जो फाइनल बिल है, लास्ट बिल है, उसी का महत्व है। अच्छा, और गवाही करवा करके। तो ये बिल जो है ये रजिस्टर्ड कराना चाहिए कि बस ऐसे? विल रजिस्टर मरने के बाद होगा, जीते जी रजिस्टर नहीं होगा। जीते जी रजिस्टर बना के सिंपल पेपर बना के रख दीजिए। अच्छा, गवाही करा के एफिडेविट करा के रख दीजिए पेपर में। आपको इसमें विल में एक कहानी बता देते हैं, राजेश खन्ना वाली। नहीं, आप राजेश खन्ना की कहानी बताएं, इसके पहले हम यह समझना चाहते हैं कि अब किसी पिताजी की उम्र 70 साल हो गई जी, उन्होंने बिल बनाया, बिल तैयार किया, उन्होंने गवाह भी बना दिया, वकील साहब को और डॉक्टर साहब को, दोनों की उम्र 75 साल थी, और जब बिल की जरूरत महसूस हुई बच्चों को, और जब विवाद की स्थिति आई, तो पिताजी तो चले ही गए या माताजी चली गई, और जो गवाह थे डॉक्टर साहब और वकील साहब, वो भी दोनों चले गए, सिधार गए। तो क्या गवाह कम उम्र के लोगों को बनाना चाहिए? जो जी, आपने बहुत माकूम सवाल किया। ये कहना हम भूल गए थे जी, गवाह जो रखें अपने 10-15 साल नीचे वाला, 10-15 साल नीचे वाले रखें, ताकि यह इंश्योर करें जी कि दोनों में से कोई एक रह जाए, कोई रह जाए। हाँ, ऐसे तो कोई दुनिया में किसी का नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल, लेकिन यह ध्यान रखें, गवाह 15-20 साल नीचे के लोगों को रखें, 75 के तो 40-45 आदमी को रख लीजिए अब गवाह में। बिल्कुल, कभी अपने सम उम्र को गवाह में मत रखिए, तो वही चल जाएंगे, तो फिर कोई कहने वाला नहीं रहेगा, वाला ही नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान, आपने सही सवाल किया जी। तो आप राजेश खन्ना वाली स्टोरी बता रहे थे। राजेश खन्ना वाली स्टोरी ये थी कि राजेश खन्ना का जब देहांत हुआ, तो कोई अनीता आडवाणी थी, जो उनको, आडवाणी क्या नाम था, हाँ कुछ, चलिए, हाँ, वो उनको देखभाल कर रही थी। तो देखभाल कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये मकान मेरा है, 400-600 करोड़ का मकान था। ऐसे वो मकान की कहानी बड़ा गजब है। वो दादा भगवान दास थे, उनके पहले कोई थे, वो भी बर्बाद हो गए। उसके बाद वो
भगवान दास लिए तो वो भी बाद में बर्बाद हो गए थे। थर्ड में राजेश खन्ना लिए। जी। उस मकान का इतिहास अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम्म। तो मकान में जैसे ही देहांत हुआ था, अनीता गिडवानी अडवाणी जो भी थी, जी। जो उनकी देख रेख कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इनको बुढ़ापे में देखा है, जब इनको अल्जाइमर पार्किंसन हो गया, भूलने की बीमारी हो गई बुढ़ापे में, उस समय देखना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मिलेगा आदमी, केयर टेकर नहीं मिलेगा आपको उस समय। और किसी बहुत बड़े पद पर है, बतिया महाराजे अगर आप हैं तो बात दूसरी है। किंग महेंद्र बिहार के ही उदाहरण लीजिए उनको ना। भी हुआ था, बुढ़ापे में होता है किसी को, हमका और दिमाग वाले आदमी को ही होता है। बिल्कुल। तो ज्यादा इससे काम लेते हैं ना, उन्हीं को ज्यादा होता है। कभी मूर्ख आदमी को सब चीज नहीं होता है। अच्छा। इसलिए इसका ओवर टाइम काम मत लीजिए, थोड़ा आराम आराम भी दिया करिए, हंस बोल भी दिया करिए जी। तो। और बहुत लोग इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा जोर देने वाले बहुत सुपर जीनियस लोगों के साथ ही ज्यादा ऐसा हो रहा है। जी। और उस समय कोई केयर टेकर नहीं मिलेगा, कोई केयर टेकर नहीं नहीं मिलेगा। कोई नहीं। पत्नी भी भाग जा रही है बहुत लोगों को। पटना में बहुत बड़े वकील की वाइफ भाग गई थी, नाम बोलना अभी सही नहीं होगा, बहुत बड़े सिविल के एडवोकेट थे जी। उनकी वाइफ भाग गई। अभी मगध हॉस्पिटल बना हुआ, उन्हीं के शायद अभी दूसरा हॉस्पिटल बन गया वहाँ, कुछ और इंडिका आदि कुछ नाम हो गया। खैर जो भी हो, तो राजेश खन्ना साहब की स्थिति हुई थी, तो वही जो अनीता अडवाणी थी गिडवानी, वही देख रही थी। उसने कहा ये मकान मेरा है, उन्होंने हमको दे दिया है। कहे होंगे बिल्कुल पद में। अच्छा, डिम्पल कपाड़िया तो बहुत दिनों से अलग थी, जी। डाइवोर्सी नहीं थी, लेकिन डाइवोर्स बहुत दिनों से, इरेक्टेबल मैरिज तो था, मैरिटल डेड था। दोनों बेटियों को लेकर अलग हो गई थी, साथ में नहीं रहती थी, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड वाइफ तो हम हैं, रजिस्टर्ड वाइफ तो हम हैं भाई। हम कागज पर तो पत्नी हम हैं, हिस्सा तो हमारा होगा। पत्नी मेरा पति, मेरा पत्नी की प्रॉपर्टी है। दोनों लड़ने लगे, दोनों ने केस मुकदमा किया जी। इस बीच में कहीं उनके अलमीरा में एक विल का पेपर मिल गया। अच्छा, विल का पेपर मिल गया जी। और उसने लिखा था, मेरा अंतिम किसी वकील से बनवाया ढंग का लिखा हुआ था। उस विल में लिखा हुआ था कि मेरा यह जमीन और मेरा जो पैसा है, मेरे दो बेटियों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। दो बेटियों को बराबर। कौन, रिंकी खन्ना, कौन क्या नाम है, जो भी है, हाँ जी, जो एक तो अक्षय कुमार की वाइफ है। लड़ते रह गए, दोनों बेटियों में बट गया। दोनों बेटियों में बट गया। तो विल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रॉपर्टी वाले लोगों को विल जरूर बनाना चाहिए। और साथ में यह भी सलाह देंगे जी कि विल एक वकील को साथ में रख के बनवाइए तो विल एक वकील को साथ। इस विल या जो आपका जमीन का कागज है, प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी है, या आपने खरीदगी करी है, खरीदने से पहले भी जी, खरीदने में भी हम बोलना चाहेंगे, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो नो द सेलर, बेचने वाला कौन है उसको पहले पहचानिए। उसका और जमीन कैसे, जो मैंने शुरू में बता दिया कि जमीन आती कैसे है, बिल्कुल उसको जैसा देख लीजिए। केवल वो रजिस्ट्री और रसीद नहीं बता देगा को मालिक वही है। अच्छा, आप कह रहे थे बिल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। विल में थोड़ा और बचा हुआ है कि विल में अगर विल किसी ने कर दिया एक बेटा बेटी के नाम पर, और विल डेथ के बाद प्रोबेट करना होता हाँ, है। मैं इसी शब्द को समझना चाहता था कि बिल और प्रोबेट में क्या फर्क? रजिस्ट्रेशन ऑफ विल है वो, जो आप बोल रहे थे पहले, जीते जी नहीं होगा, जी, मरने के बाद होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ विल अगर होता है तो उसमें मान लीजिए कोई बेटा बेटी और है जो बाहर रहता है, वो कह देगा कि नहीं, हमारे पिताजी कोई प्रेशर में दे करके, जी, या बेटा बेटी साथ में ही रहता है, या साथ में रहता है कि गलत दे करके, पूरा दबाव दे करके, लोभ में दे करके, उनका माथा नहीं ठीक था, इसे उस हालत में करा लिया गया। तो जब आदमी का माइंड ठीक नहीं है, मेडिकली प्रूव्ड है कि इनका माइंड नहीं काम करता है, तो ऐसे आदमी के लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर यह प्रूव कर दिया जिसमें उन्होंने विल लिखा उसमें मेंटली होश में नहीं थे, इसलिए कहता मैं होशो हवास में सोच समझ के पढ़ के समझवा लिया, तब हमने साइन किया। जी, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल लगता है ये क्या लिख रहा है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने आप इसको फिर से दोहरा दे। देखिए, हमारे दर्शक चाहेंगे कि भाई यह अंतिम वाक्य जो है, मैं होशो हवास में, आपने क्या कहा? मैं यह विल, अपना ये वसीयतनामा जी, पूरे होशो हवास में सोच समझ पूरा विस्तार से समझ करके इसको बना रहा हूँ, और इसको मैं स्वयं हस्ताक्षर इतने तिथि को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और इनके इस दो गवाह के समक्ष मैं कर रहा हूँ जी, यह जरूर लिख दें। और मैंने कहा दो गवाह के बारे में बात, जी, विल को विल खुद भी लिख सकते हैं, विल किसी से लिखवा भी चलिए सकते प्रोबेट, हाँ प्रोबेट पर हम लोग बात कर रहे थे कि बिल अब प्रोबेट के रूप में आएगा। अब जब डेथ हो गया, जी, जब डेथ आपने हो विल को कोर्ट में ले गए, जी, अगर कोर्ट में है और किसी बच्चे ने, किसी ने अगर उसमें ये नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, चुनौती नहीं दी कि विल गलत है, कह दिया कि नहीं विल तो ना सिग्नेचर सही है ना वो जो लिखा है सब गलत है, जो आपने कहा ना कि दो अपने मित्र को रख लीजिएगा, दोनों मर गए, बिल्कुल, जो गवाह थे, तो कोई कहने वाला भी ये रहा, तो ये सब गलती। इसलिए अच्छा होगा आपने पूछ लिया सवाल, कि वो बड़ा माकूम सवाल था, क्योंकि केवल कोई देखने कहने वाला नहीं होता कि कौन आदमी है उसमें।
तो विल में अगर वैसा हो गया और चैलेंज कर दिया तब वो लंबा कोर्ट में खिंच जाता है मामला। फिर कोर्ट क्या करती है, अच्छा विल जब भी प्राइवेट होगा तो प्रॉपर्टी का लिस्ट देना पड़ता है। अच्छा। कौन सी प्रॉपर्टीज में LIC, म्यूचुअल फंड सब लिखना पड़ेगा, गाड़ी छकरा सब लिखना पड़ेगा। अच्छा। तो सारा लिस्ट बनाइए कि इतनी प्रॉपर्टी है और इसका विल बना है। तो इसका जब विल बना है प्रॉपर्टी का लिस्ट बना करके तो अच्छा, मतलब हम यही स्पष्ट करना चाहते हैं, बिल में केवल संपत्ति, मतलब अचल संपत्ति, हाँ, संपत्ति की सूची, संपत्ति की सूची वो लिखना और जरूरी है। केवल अचल संपत्ति नहीं। यदि आपने बिल केवल अचल संपत्ति का बनाया है तो इसका मतलब सिर्फ जमीन के बारे में आपने फैसला किया है, बाकी संपत्ति के बारे में आपने फैसला नहीं किया। बंटवारा हो, जैसे नॉर्मल बंटवारा होता है, बंटवारा हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी, जबकि आजकल ज्यादा प्रॉपर्टी तो नगदी में है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, बहुत लोगों को पेंशन बहुत ज्यादा, अभी तो पेंशन जाते हैं 1.5 लाख 2-2 लाख पेंशन मिल रहा है लोगों को। तो ऊपर पैसा बुढ़ापे में कोई खर्चा नहीं होता, कितना बहुत BP शुगर दवा कितना खाएंगे, तो उसमें ज्यादा खर्चा तो होता नहीं है, बुढ़ापे में खाना पीना भी घट जाता है। तो पैसे सब जमा होते चले जाते हैं, करोड़ों करोड़ जमा हो जाते हैं। तो सबका लगा रहता है कि किसको मिलेगा ये, भाई ये जो गुब्बारा फूटेगा तो किसको आए, इलीगल प्रॉपर्टी है, बिना मेहनत का पैसा, सब चाहता है हमें मिले, सब चाहता है हमें मिले जी। तो जो सेवा किया वो, जो न सेवा किया वो भी, तो ये सेवा न भी क्या, सेवा तो जो रहता है साथ में वो भी नहीं करता है। कहने को है साथ में, बल्कि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, बिल्कुल, वो उससे उस पेड़ से फायदा उठा रहा है। इसीलिए तो मैं कई बार सुनता हूं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, लोगों ने बच्चों के नाम नहीं लिखा या बच्चों के बारे में फैसला नहीं किया, कह दिया कि जो जिसने सेवा की। ठीक है, आपने राजेश, आपको एक वाकया कहता हूँ। एक आदमी हमको विल बनाने के लिए कहा गया, दोनों पिता पुत्र साथ में आए कि मेरा विल बना दीजिए। एक बेटा है, एक बेटा तो बाहर रहता, वो देखता नहीं है, यही देखता करता है, इसके नाम से बना दीजिए विल। बाद में बिना अपॉइंटमेंट के 4-5 बजे आ गए एक दिन हमारे यहाँ, अकेले, हाँ, 1-2 रोज के अंदर ही जी। हम जल्दी बिना अपॉइंटमेंट के मिलते नहीं है अपने चैम्बर में, लेकिन उन्होंने कहा एक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो हमने कहा बाहर बैठे, जो लोग से अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे मिलेंगे पहले। तो हम निकलने वक्त हमने प्रणाम, बुजुर्ग थे तो प्रणाम पाती हमने किया। तो उन्होंने कहा हमको 1 मिनट जरा आपसे बात करना है। फिर उनको हम रूम में ले गए। उन्होंने कहा हम जो विल की बात करने आए थे ना, वो बेटा हमको मारता है। अच्छा। बहू हमको गाली देती है, खाना नहीं देती है हमको, आप मत बनाइएगा। अच्छा, बेटे के साथ बनाइएगा तो ऐसा कुछ कर दीजिएगा, नियम था जो कहीं अभी नहीं बने, कुछ गड़बड़ा दीजिएगा उसको। ऐसा आके कह गए उनका। तो इसी सब बात भी देखिए, बातों को बोलना जो बात है समाज में, तो को इसलिए हम कहते हैं गवाह रख के बनवाइए। बिल्कुल, वकील बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए, कोई समाज का 2 आदमी बढ़िया ढंग के बुला कराइए। अकेला वाला चुपका चुप्पी वाला विल नहीं चलेगा। वकील भी ऐसा रखिए जो बिके नहीं बाद में। हाँ, वकीलों खूब बिकते हैं, सही बात। हाँ, आपको विश्वसनीय वकील तो होना है। बिल्कुल, वकील विश्वसनीय हो, डॉक्टर विश्वसनीय हो, तब तो आपका देखना काम है, देख कर लीजिए। और रिश्तेदार को तो बिल्कुल गवाह मत बनाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपका वो आपका धुआं देखना चाहता है, आपको थोड़े आपका बढ़त और प्रगति देखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में तो यह गवाही जो है आपके परिवार में कलह करा देगा जी। तो फिर प्रोबेट जब होगा वहां पर, तो प्रोबेट में क्या होगा, जितने आपके वंश वृक्ष में जो उनके हिस्सेदार होते हैं जी, जो उत्तराधिकारी हैं, जिसको वारिस कहते हैं या अंशभागी कहते हैं, उन सब का लिस्ट में नाम देना पड़ेगा। अच्छा। और अब तो बेटियों का भी नाम देना होगा। सबका नाम दीजिएगा, वो नाम कोर्ट में नोटिस बोर्ड पर सटेगा। अच्छा। वो नाम वो जहाँ पर लास्ट में जिनका डेथ हुआ, डिसीज हुआ, जो मृतक हैं, उनके घर पर सटेगा और अखबार में निकलेगा कि इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो जाके लिख के दे। अच्छा जी। ऐसे नहीं होगा वो। और अगर आपने सबका नाम पता दिया, चिट्ठी भी जाएगी, नोटिस भी जाता है, भाई ऐसे प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड जाएगी और थाना से भी जाएगी जी, ये ऐसे विल दाखिल हुआ है, आप कोई आपत्ति हो ताकि बताइए। अगर आप आपत्ति करते हैं तब वो वेरिफिकेशन एक चीज़ का होगा कि सही साइन है, विटनेस सही है, गवाह कहेगा हाँ हाँ सब मेरे सामने हुआ, ये लोग झूठ बोल, तब अल्टीमेटली वो लोग, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो वही होता है प्रोबेट। प्रोबेट ये प्रोबेट होता है। अभी एक और इसमें है कि एक आदमी, एक ही बेटा है, उनको एक बेटी है जी, एक मकान है बेली रोड में जो 8-10 करोड़ का होगा। उन्होंने कहा अपने पिता की प्रॉपर्टी को हम लेना चाहते हैं, पिता हमको देना भी चाहते हैं। तो हमने कहा पिता जीवित है ना? बोला हाँ। हम कहे तब अगर देंगे जी तो विल करके दे सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, विल करा लीजिए, मरने के बाद प्रोबेट करा लीजिएगा। तो बोला तो बहन ताकि चैलेंज कर देगी। चैलेंज कर देगी तो विल में वो कर सकते हैं जी। विल तो अपनी प्रॉपर्टी अपनी खरीदेगी है, तो दे सकते हैं आपको, चैलेंज करेगी, लेकिन होगा अल्टीमेटली आप ही का। बोला ऐसा काहे नहीं करें, रजिस्ट्री हम करवा लें उनसे। अब सुनिए, रजिस्ट्री आप कराएंगे तो 10% बिहार में लगता है MVR वैल्यू का। बिल्कुल, अपनी ही प्रॉपर्टी का लग जाएगा उनको 50-60 लाख रुपया।
तो कौन देगा वो पैसा भाई, मतलब का। तो ये सब दिक्कतें होती से बेस्ट है विल कराइए, प्रॉपर्टी वाले जो लोग हैं वो तो कहते हैं ना, अपने यहाँ कहते ही हैं कि देखिए, सोना 10 बार सुनार के पास चला गया तो सोना सुनार का हो गया, और जमीन 10 बार बिक गई तो उसकी कीमत सरकार को हो गई। देखिए बिहार में जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है सबसे महंगी है, हमको जहाँ तक हमारी जानकारी है पूरे भारत में सबसे महंगी बिहार में ही है जी। पीयूष गोयल जब कुछ दिन के लिए वित्त मंत्री थे और उसमें अरुण जेटली बीमार थे, तो आए थे पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उनसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ 10% ट्रांसफर चार्ज है, तो पीयूष गोयल आश्चर्यचकित हो गए कि 10%। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोले इतना ट्रांसफर चार्ज, हाँ। तो यहाँ ट्रांसफर होता कैसे है, यहाँ तो ट्रांसफर बंद हो जाना चाहिए, कैसे ट्रांसफर हो रहा है? बोले लगभग बंदे समझिए, ट्रांसफर तो हो ही रहा है, लेकिन 10% कहीं सर नहीं है, बगल में झारखंड में नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। देखिए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसे परिवार का उदाहरण लें जिसमें पिताजी की मौत हो चुकी, माताजी जीवित हैं, और अब माताजी चाहती हैं कि पिताजी, मतलब उनके पति ने जो संपत्ति अर्जित की थी उसका बंटवारा वह अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से करें। मतलब किसी बेटे को कम दें, किसी बेटे को अधिक दे दें, बेटे को दे ही नहीं बेटी को दे दें, बेटी को दे ही नहीं सभी बेटे को ही दे दें। तो क्या पिताजी की अर्जित संपत्ति में उनके निधन के बाद माताजी अपनी मर्जी चला सकती हैं, या फिर वही नियम लागू होगा जो पुश्तैनी जमीन का नियम है? देखिए, जब उनके पति का देहांत हो गया, प्रॉपर्टी उनके पति के नाम पर है, अगर उनके नाम पर तो मर्जी उनकी, मैंने शुरू में ही कहा कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी मर्जी, जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं तो आपकी मर्जी भी नहीं, तो फिर कानून की मर्जी जी। तो जब उनके पति चले गए तो फिर वो भी एक हिस्सेदार ही हो गए। अच्छा, वो भी एक हिस्सेदार हैं जी। अगर 3 बेटे हैं और एक पत्नी बची हुई है तो 4 हिस्सा लगेगा प्रॉपर्टी, 4 हिस्सा लगेगा जी। और पटना में बहुत अपार्टमेंट बना है, इसका बहुत सारा जमीन पर कन्वर्सन में बना है ना फ्लैट जी, तो माँ को एक हिस्सा मिला, उसमें यह भी कर लेता है कि माँ के जब माँ मरेगी फिर बाकी बच्चे आपस में बांट लेते हैं, कभी कभी माँ उसको बेच भी देती है जी। जीते जी जी। चलिए देखिए, अब अगले सवाल पर आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, कि इनका हिस्सा जी। और जो आप प्रारंभ में कहना चाह रहे थे कि इनके हिस्से में सिर्फ जमीन नहीं है, तो बेटियों का हिस्सा, बहन का हिस्सा, पिता के जीवित होते हुए, पिता की मृत्यु के बाद, और भाई नहीं देना चाह रहा है, इनके जिम्मे, बहनों के जिम्मे कौन कौन सी संपत्ति आएगी और कौन सी संपत्ति नहीं आएगी? क्या सिर्फ अचल संपत्ति आएगी या चल संपत्ति, बैंक का पैसा भी, गाड़ी भी, मोबाइल भी, और दूसरे सामान भी, हीरे जवाहरात भी, सब कुछ आएंगे? सब कुछ का बंटवारा होगा कि सिर्फ अचल संपत्ति का बंटवारा होगा? देखिए, इसमें 1956 जब सक्सेशन एक्ट आया 1956, उसके पहले तो अपने यहाँ कंप्लीट मिताक्षरा कानून था कि जो प्रॉपर्टी होगी उसमें जो मेल चाइल्ड है उन्हीं को हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ तक था कि अगर किसी भाई को बेटा नहीं है, केवल बेटी ही है, तो भाई के बेटे को चला जाता था प्रॉपर्टी। अच्छा, भाई के बेटे को चला जाता जी जी। अगर बेटी नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसको निर्वंश कहता था अपने यहाँ, कहते ही थे। किसी को अगर 2-3 बेटी है कहता निर्वंश है वो, ऐसा आप सुने होंगे जी। बिल्कुल। अब वो 56 में सरकार ने कानून बनाया कि नहीं, पिता का जो हिस्सा है उस हिस्से में बेटी का हिस्सा होगा जी। लेकिन बेटी बंटवारा मांग नहीं सकती। बंटवारा अगर हो गया और पिता का जो हिस्सा, मान लीजिए पिता का हिस्सा पड़ा 100 रुपया, अब 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है जी, तो बेटी को 20 रुपया मिलेगा। पिता के हिस्से में फिर 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा। पिता ने कुछ लिखा नहीं, माँ को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। माँ जिंदा है तो माँ को भी मिलेगी, माँ जिंदा है तो माँ को एक हिस्सा, उनको तब 6 हिस्सा लगेगा जी। यही सिस्टम होगा। माँ है तो माँ को भी एक हिस्सा लगेगा जी। लेकिन 56 के बाद 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार शायद थी जी, उन्होंने बेटियों को बना दिया को पार्टनर, एज गुड एज सन्स, कोई डिफरेंस नहीं, जो बेटा को वो बेटी को। बिल्कुल। अब बराबर के हिस्सेदार है बेटी। उसके बाद कहा कि नहीं, 20 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा लिए हैं या उस दिन से पैदा लिए हैं 20 दिसंबर 2004 से, उनको 2005 वाला जो बराबर का को पार्टनर का राइट है वो मिलेगा। उसके पहले जो पैदा लिए वो नहीं मिलेगा जी।
उस पर सुप्रीम कोर्ट में विनीता कुमार वाला केस गया था। विनीता कुमारी वर्सेस राकेश शर्मा, अच्छा, शायद वो 2020 में गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बर्थ राइट है, जब पैदा ली है तब से होगा। कानून 2005 बना, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। उसमें एक ही चीज को छोड़ा जी कि अगर रजिस्टर्ड पार्टीशन हो गया, सब भाई आपस में बंटवारा कर लिए जी, तो उसको बोला सेटल थिंग है, उसको अनसेटल हम नहीं करेंगे, अच्छा, उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ या कोई पार्टीशन सूट चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें बहन भी अब घुस जाएगी, अब फुआ भी घुस जाएगी, मेरा भी हिस्सा दो। अच्छा, रजिस्टर्ड पार्टीशन यदि आपने 2020 के पहले कर लिया है जी, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं करेगी। लेकिन बस केवल लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी बहन का हिस्सा है। नहीं रे, बंटवारा कागज पर भी हो गया है, आप लोगों ने अपना जमाबंदी क्रिएट कर लिया है, ब्लॉक ऑफिस में या सीओ ऑफिस में चला गया है जी, तो उसको बंटवारा मान लिया है, सब लोग बट गए, कुछ लोग बेच भी दिए होंगे उसमें से, बिल्कुल, उसको कहा उसको मान सेटल नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं बटे हैं, बहुत तो नहीं बटे, उसमें फुआ की भी हिस्सेदारी हो जाएगी। अब संपत्ति में जो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, संपत्ति मतलब कोई जमीन नहीं होती है जी, संपत्ति मतलब मकान भी होता है, संपत्ति मतलब प्रोविडेंट फंड का पैसा भी होता है, पेंशन का पैसा भी होता है, बैंक में जमा पैसा भी, अनुकंपा पर नौकरी भी। जी, आजकल पहले था कि बेटा को ही मिलेगा, नहीं है, पर उस बेटी को भी मिलेगा। अच्छा, तो अनुकंपा पर नौकरी भी मिलेगी और उस बंटवारा अपना होता है उस करके। कोई और गाड़ी है, मोबाइल है, और कोई संपत्ति, चल अचल संपत्ति जो है, सब में बराबर के हिस्सेदार है बेटियां। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा अधिकार एक मिल गया। थोड़ा मतलब सा ज्वेलरी है, मतलब जितना है सब कुछ है। जी, हाँ, जी जी जी, अच्छा, कोट पतलून छड़ी तक बंटवारा हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि देखिए आजकल लोग खुद के नाम से संपत्ति नहीं लेते हैं, पत्नी के नाम से संपत्ति ले लेते हैं। तो आपने बताया कि पिता की संपत्ति में बेटी का हक हो गया, क्या माँ की संपत्ति में भी बेटियों का हक हो गया? देखिए, अगर माँ को कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हाँ, और पिता ने ही सारा पैसा दिया है जी, तो उसमें बहुत सारे केस आते हैं कि माँ का कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, पिता की संपत्ति है जी, पिता का डेथ हो गया, ये संपत्ति पिता की है, माँ की नहीं, इसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, और बट ले भी लेता है बेटा लोग जाकर कि माँ के प्रॉपर्टी लेकिन है ही पिता की, जी, तो इसमें बंटवारा में सबको हिस्सा, केवल माँ नहीं कर सकती है इसमें। तो माँ की संपत्ति में भी बेटियों का हक है? एकदम है। अच्छा, माँ तो है ही। हाँ, लेकिन माँ अगर जिंदा है तो किसी को हक नहीं, किसी को हक नहीं है जी। या अच्छा, यदि माँ का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड है, नॉट बाय बर्थ राइट, जी, जो पुश्तैनी है वो नहीं, जो आपका सेल्फ है, जो अपने खरीदगी है, आपके श्रम से, मेहनत से आपने कमा के खरीदा है, वो प्रॉपर्टी, या जो गिफ्ट से आया है, डोनेशन से आया है, बिल्कुल, उस प्रॉपर्टी को आप किसी को दे दें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं जी। चलिए, महिलाएं आजकल खुद भी कमाने लगी हैं। आपने कहा कि देखिए पति की कमाई से, एक चीज और बोल दें, को पार्टनर जो बेटियों को किया है, अब पिता पर कोई लोन है, अच्छा, हाँ, जी जी जी, पिता पे कर्जा है, तो वो भी बटेगा, ओ, बेटियों पर भी बटेगा। अच्छा, पिता पर लोन है तो, और यदि वे चले गए, हाँ, तो केवल बेटे नहीं भरेंगे, हाँ, बेटी भी भरेगी, बेटी भी भरेगी। पिता बीमार है, आजकल अस्पताल सब जो खुला है, हाँ, 5 स्टार अस्पताल, हाँ, वहाँ तो जो जिंदगी भर कमाई लग जा रही है। जी, अभी शारदा सिन्हा जी का डेथ हुआ है, किसी ने कहा कि उनके पति कुछ दिन पहले डेथ हुआ था, जी, और बोला जिंदगी भर कमाई उनकी चली गई उस चक्कर में। बिल्कुल, तो ये स्थिति बहुत लोगों की हो रही है कि जो अस्पताल है उसी में लोग पैदा ले रहा है, जाने वक्त सब पैसा अस्पताल देख चला जा रहा है। हाँ, इसका मतलब तो आप यह भी कहना चाहते हैं कि बेटा और बेटी, उसमें भी हिस्सा लगेगा, उसमें भी हिस्सा लगेगा। अगर हॉस्पिटल का बिल है, हाँ, और नहीं दिए हैं पैसा, तो उतना माइनस करेंगे आपका। अच्छा, और यह भी कहा कि पिता अगर बाद में कोई बिना अनपेंशनेबल वाला, आजकल बहुत बिना पेंशन वाला जॉब हो गया, पिता लायबिलिटी है, तो पिता का केयर भी सब लोग लेंगे, सब लोग लेंगे, माता पिता का केयर भी सब ओल्ड मैन। मतलब आप शादी का चली गई ससुराल, इसका मतलब आप पिता और माता के ऋण से मुक्त नहीं हो। सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया है, अच्छा, उसमें है कि बुजुर्गों को केयर लेना है, बच्चों को। पहले बच्चों को छोड़ दिया गया, भाई धर्म से माता पिता, इतना किताब में लिखा हुआ कि माता पिता की सेवा करिए, अब देखा नहीं कर रहा है जी, तो एक्ट भी, कानून भी आ गया है। कितना हो रहा है वो अलग बात है, क्योंकि सब परंपरा भी चलती है, लेकिन पिता में कहा, बेटियों को भी कहा कि आपकी भी लायबिलिटी है। बिल्कुल, हाँ, तो केवल एसेट्स ही नहीं बटेगा, लायबिलिटी भी बटेगी। तो मतलब यदि आपके पिता बीमार रह रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो बेटा बेटी दोनों मिलकर यह तय कर लें। और आपने जैसा बताया, देखिए सच भी है कि हॉस्पिटल में ही सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, तो इस बात की व्यवस्था भी रखिए कि समय पर मेडिक्लेम हो जाए,
लाइफ LIC भले ना हो, लेकिन मेडिक्लेम, यह बेटा बेटी आपस में चाहे जितना झगड़ा कर लें, लेकिन यह जिम्मेदारी उठाएं। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए, म्यूटेशन और रेंट एग्रीमेंट, ये दो चीजें, म्यूटेशन क्यों जरूरी है और जब आप किसी को किरायानामा देते हैं तो एग्रीमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग तो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे जहां जुबान ही ईमानदारी का प्रतीक होता था, लेकिन आजकल हर बात में एग्रीमेंट और म्यूटेशन, यह बात क्यों कही जाती है दुप्रकाश जी? देखिए, म्यूटेशन इसलिए कि म्यूटेशन टाइटल नहीं है जी, लेकिन एविडेंस ऑफ टाइटल है। एविडेंस ऑफ टाइटल है जी। तो अगर आप म्यूटेशन दे रहे हैं तो यह तो जरूर है कि आपका दाखिल खारिज आपके नाम पर चल रहा है। और बंटवारा भी, मैंने कहा, जब बंटवारा जब भी होता है तो बंटवारा होने पर आप क्या करें कि बंटवारा जब भी हो तो अपने नाम म्यूटेशन क्रिएट करवा लें वहाँ पर। अभी जो सर्वे बात हो रही है तो सर्वे में वही नहीं होगा कि जो आज के दिन में जो मालिक हैं और हम लोग के बाबा के नाम पर ही चल रहा था, तब अभी जो नए वाले में तो हम लोग का नाम भी अब आ जाएगा। बिल्कुल, उसके नाम, हमारे नाम से रसीद कटेगी, हम पेमेंट देंगे तो एक तो क्रिएट सरकार के खाते में भी जाएगा कौन कौन मालिक हैं। तो सरकार के खाते में जो है वो सब भूत हो चुके हैं जी, कोई जीवित नहीं है उसमें। भूत के जो बेटे हैं वो भी भूत हो चुके हैं। बिल्कुल, पोता होता का नाम है या परपोता का नाम है। तो रियली तो अभी जो सर्वे है, हर बार हमने सर्वे वाले आपके यहाँ बाइट में कहा सर्वे है आवश्यक होना चाहिए। थोड़ा अपना सिपा सलार जो खंडा मशीनरी अपना ठीक कर लें सरकार, क्योंकि मशीनरी है डिफेक्टिव, मशीनरी ही गड़बड़ाएगी चीज़ों को। अदरवाइज होना बहुत जरूरी है। बगल में से दो राज्य कर चुकी है, अपना राज्य पीछे पड़ा हुआ है, तो हो जाए, लेकिन तरीके से हो जाए, सलीके से हो जाए। और म्यूटेशन इसलिए जरूरी है आपका, रसीद अपने नाम से जिनकी जमीन है उनके नाम से कटवा दीजिए। बंटवारा हुआ तो भी खरीद, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो म्यूटेशन अपने बहुत लोग नहीं कराते, उसी के नाम चलते रहता है। रसीद आप कई बार लोग कहते हैं हम रसीद उसी के नाम से कटवाते रहते हैं। हाँ, कई लोग तो देखिए नाजायज संपत्ति को छुपाए रखने के लिए भी उसी के नाम से भरोसे से कटवाए रखते हैं। यह भी होता है। पहले सीलिंग के लिए होता था संपत्ति नजायज जायज क्या होता है। एक आदमी ने कहा था कि पैसा काला और उजला क्या होता है, पैसा पैसा होता है जी। तो संपत्ति जब सीलिंग एक्ट आया 1961 में और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया 1950 में, तो 11 साल जो गैप हुआ, इस 11 साल में कौन सा खेल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, कभी आप ध्यान दिए? नहीं, इस पर विचार से हम लोग विस्तार से बात करेंगे जी इस खेल के बाद। तो म्यूटेशन और रेंटशिप तो एक ही चीज है ना जमीन का? हाँ, म्यूटेशन जब हो जाएगा, जमाबंदी आपके नाम क्रिएट हो, जमाबंदी क्रिएट हो जाएगी तो हर रेंट रिसिप्ट लगान हो गया। अच्छा, जमाबंदी आपके नाम क्रिएट हो जाएगी, दाखिल खारिज एक पेपर बनता है, उसमें नंबर एक पड़ता है, फिर उसके बाद हर साल आप रसीद अपने नाम से कटवाते रहिए जी। अच्छा, देखिए, जो आप प्रारंभ में कह रहे थे, खतियान की बात कर रहे थे और नए ज़माने के लड़कों की बात कर रहे थे कि उन्हें पिज़्ज़ा और बर्गर पसंद है, और जब तक कष्ट में नहीं आते उन्हें समझ में नहीं बात आती है कि संपत्ति कितना महत्वपूर्ण है और उनके पुरखों ने किस तरीके अर्जित किया है। लेकिन खतियान न मिल रहा हो तो इसे हासिल कैसे करें? ये खतियान तो अभी सरकार करेगी, हम ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएंगे जी। लेकिन ऑनलाइन जो उपलब्ध भी हमने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं जो उपलब्ध भी हुआ है वो लीजिबल नहीं है, पठनीय नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या लिखा हुआ है। और है भी तो बहुत पुराने ढंग के भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो कैथी है या उर्दू है, तो अब की भाषा वो नहीं है, अब तो सिंपल भाषा सब आ गई है। बिल्कुल। तो खतियान का मतलब सिंपल समझिए थी, टेबुलर फॉर्म ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आपको हम सिंपल समझाते हैं, कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे आप टेबल बनाते हैं, आप लोग ये डाटा बना के पढ़ते हैं ना, टेबल कहिए, सारणी कहिए, तालिका कहिए, इट इज ए टेबुलर फॉर्म ऑफ लैंड रिकॉर्ड। एक नंबर, पहला नंबर में खाता, दूसरा में नाम, तीसरा में रकबा, चौथा में चौहद्दी, पांचवा में इस ढंग से आपका वो सब लिखा रहेगा, किसका कौन प्लॉट नंबर है, कहाँ पर ये लगा हुआ है, सब जितना है सब एरिया फेरिया जितना सब लिखा करके, और लास्ट में लिखा जाएगा किस्म। अच्छा, व्यावसायिक है, गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ मालिकी है, या रैयती जमीन है, ये सब चीज़ उसमें किस्म में लिखा रहेगा। कुछ भी लिखा हुआ नहीं लिखा, लिख देगा बाकब्जा, अब लिखता अतिक्रमणकारी। अतिक्रमणकारी जी। तो या आजकल तो अनाबाद बिहार सरकार भी चल रहा है ये बात। तो ये ढंग की बातें सब बन के आ रही हैं, लेकिन लास्ट में लिखेगा तरीका एक रिमार्क्स कॉलम, वो एक टेबुलर फॉर्म ऑफ लैंड रिकॉर्ड है खतियान। अब खतियान देखिए बहुत सारा बन गया। एक खतियान तो अंग्रेजों ने ही बनवाया था, जो 1892 से बनना शुरू हुआ, उसमें 1905 और 7 के भी खतियान हैं, 16 में भी खतियान है, वही खतियान है, वही सर्वे का है खतियान, जिसे बनता चला गया। 16 में है, फिर
आज़ादी के बाद बिहार सरकार ने करवाई सर्वे जी। वो खतियान जो हुआ तो बिहार सरकार ने 12 जिला को कराया ही नहीं। अच्छा, 12 जिला का कराया ही हम नहीं। बेगूसराय में पटना का भी बहुत सारा भाग है, अच्छा। या पटना भी शायद पूरे है, तो उसका खतियान वो वही वाला है, अंग्रेज वाला ही चल रहा है। तो वो जो बना, जिसका 1981 में रजिस्टर्ड गजट पब्लिकेशन हुआ, वो अपने आप में एक पेंडोराज बॉक्स है, उसमें इतनी गलतियां हैं, इतना डिफेक्ट है, और कुछ लोग उसमें सीलिंग से बचने के लिए उसका नाम दे दिया। अब वो सब गड़बड़ी एक अलग ढंग से हुआ, फूफा का नाम दे दिया, आप देना नहीं चाहता है, वो देना नहीं चाहता है, तो एक अलग सी बात हो गई। अब सरकार कही कि नहीं, हम नया सर्वे करेंगे, सबको तरीके सही करना चाहेंगे, लेकिन सरकार भी जरा नियति सही कर, सरकार भी चाह रही है कि जितना जमीन हो अपने लिए हम रख लें, बंदर बांट वाली बात। कि बंदर था ना कि रोटी सब बांट के अपने पास रख लिया, तो सरकार का जो नियति यह हो रहा है कि जितना जमीन, देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि जब हिस्ट्री बुक हम पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हो, ब्रिटिश सरकार हो, किसी सरकार ने किसी का जमीन, आपको बता दें बेतिया महाराज का टेक ओवर हो गया था, लॉर्ड का ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। जी। और टेक ओवर होने के बाद उनका क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर किया, तो जुगल किशोर सिंह उस समय इनके राजा थे, बेतिया महाराज के। उनको जुगल किशोर सिंह डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं थे परिवार के, जी, वो भगीना थे। अच्छा। नावल धोने की बीमारी इनके यहाँ पहले से, तो भगीना थे, उनको दिया गया था। तो जुगल किशोर सिंह जब थोड़ा सा अंग्रेजों के विरुद्ध में काम करने लगे, स्वाधीनता संग्राम पर साथ चलने लगे जी, तो उनको उसने कहा कि भाई आक्रमण किया अंग्रेजों ने और इनका पूरा बेतिया स्टेट टेक ओवर कर लिया। बाद में को फाइनेंस काउंसिल था यहाँ पटना में, वहाँ जाकर सरेंडर कर गए। अच्छा। जुगल किशोर सिंह, और फिर उनको राज वापस कर दिया। राज वापस आज क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो सरेंडर किए, फिर उनको राज बोला ठीक है, राज प्रोजेक्ट चलाइए अपना। वो चलाए, फिर उनके बेटे राजेंद्र किशोर सिंह हुए, फिर उनके बेटे हरेंद्र किशोर सिंह हुए, जैसे जैसे हुए अपना लेके। उस समय प्रॉपर्टी किसी की ली नहीं जाती थी। जी। आज़ादी के बाद अपने यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा कि हम समानता करेंगे, जो एक जगह एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी उसको हम थोड़ा सा बांटना चाहेंगे। जो था शुरू से बना हुआ, नेहरू जी भी उसी समाजवादी सोच के आदमी थे। तो उन लोगों ने जमींदारी छीननी शुरू की। तो जमींदारी केवल जमीन की छिनाई। अच्छा, आज तो एक एक कंपनी के पास में ज्ञानेश्वर जी 40,000 हेक्टेयर जमीन है। 40,000 हेक्टेयर? उसको हाँ। कहें उसको क्यों नहीं छीनते हैं? और कल किसी को क्यों छीन लिया आपने? यही अब कंपनी के पास है, कोऑपरेटिव के पास है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अब वहाँ चल जाइए, हर गाड़ी चलती जाइए, 25 किलोमीटर चलिए, एक ही आदमी जमीन है जी। बिहार में सब खत्म हो गए। तो हम ये नहीं कहते हैं वो गलत था और ये सही था। हरिद्वार चलिए जी, तो देख लीजिए बाकी लोगों का जमीन कितना है। रिलायंस ग्रुप के पास हमको लगता है कि कम से कम होगा तो 40,000 हेक्टेयर 40,000 हेक्टेयर जमीन है। किसी जमींदार के पास इतनी जमीन नहीं थी। अभी भी इनका जो निकला है 15,000 एकड़ निकला है जी। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं देव प्रकाश जी। आप एक सलाह शहरी क्षेत्र में जो लोग जमीन खरीदते हैं या जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनको यह देते रहते हैं, यह सलाह क्यों देते हैं कि देखिए जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ जमीन की खरीदगी मत कीजिए, जमीन की बाउंड्री के लिए भी धन की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। यदि आप बाउंड्री नहीं कराएंगे तो आगे परेशानी हो सकती है। देखिए शहरी प्रॉपर्टी में क्या है, दलालों ने बाजार को बर्बाद कर दिया। रोज दो कंपनी डेवलपर आती है, फोन आपको भी आता होगा, वो करके जमीन का कुछ पैसा एडवांस देख तो भाग जा रही है। किसी का प्रॉपर्टी किसी को बेच दे रही है, फिर ना मिलेगी तो कहाँ से कानून लगाइएगा, कहाँ से केस मुकदमा करिएगा। इस ढंग कांड तो हो ही रहा है। ऊपर जमीन दलाल क्या करा, उसका जमीन उसके नाम पर, जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके ज़मीन पर कहीं कहीं से हिस्सेदारी पेपर बना करके एक मालिकाना क्रिएट करके उसको भी बेच दे रहा है। बिल्कुल, ये सब तो हो ही रहा है। ऊपर से आपने जिंदगी भर का पैसा लगा करके अपने वो पेंशन का पैसा, लोन का पैसा लगा जमीन आपने खरीदी और बाउंड्री नहीं कराई जी। अब जो रिटायर कर गए आप तो गए बाउंड्री कराने, जमीन ली 3 कट्ठा, मालूम हुआ उसमें 1.5 कट्ठा बचा हुआ है ही नहीं। वो 1.5 कट्ठा भी जब बाउंड्री करने गए तो बगल से मूछ वाला खड़ा हो गया, गए तो मेरा जमीन है, कौन दे दिया आपको, गलत कर दिया, आप लड़ते रहिए जाकर के। इसलिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि बाउंडेड प्लॉट का राइट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जी। बाउंड्री प्लॉट है, पोजीशन जो थ्योरी ऑफ पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाता है।
कि जब भी शहरी प्रॉपर्टी को खरीदें तो केवल पिलरिंग ना करें, बाउंड कर लें उसको। बाउंड कर लें। बाउंड करने से बहुत सारा ताला चाबी अपना लगावें। प्रॉपर्टी वही है जो आपके कब्जे में है। जर जोरू जमीन जिसका, अगर आपके कब्जे में नहीं है प्रॉपर्टी आपकी नहीं, जिसका ख्याल आपने नहीं रखा वो हाथ से बाहर निकल गया। ओनरशिप को हम सिंपल थ्योरी में अगर कह दें, ओनरशिप कहते किसको हैं जी? ओनरशिप उसको कहते हैं जिस चीज को आप, जो आपके कब्जे में है, एक जिसको आप यूज कर सकते हैं, जी, दो जिसको आप बेच सकते हैं, तीन, तो आपने कहा हम अपने पैसा पत्नी को दे दें, कहीं देंगे, हमारी चीज हम दे देंगे। बिल्कुल। तो जिसको आप बेच सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसका आप जो है सो ओनरशिप का पेपर आपके पास में है। मान लीजिए कि तो किराएदार भी कहता है, वो भी यूज करता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। तो ओनरशिप उसी को कहते हैं कि ओनरशिप के मतलब तीनों पहलू, एक पहलू, चार पहलू, जिसको होना बहुत जरूरी माना जाता है। और प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड यही है, लैंडेड प्रॉपर्टी। नए बच्चे और नए लोग जो बाहर नौकरी करने वाले हैं, उनको बस एक फ्लैट में ही दुनिया नजर आती है। एक फ्लैट में ही दुनिया नजर आती है। बर्थडे मैरिज डे में ही देखिएगा पूरा सोशल साइट भरा हुआ है जी, कि बर्थडे मैरिज डे में सिमटा हुआ है। इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं है। और लाखों करोड़ों की संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी जिंदगी भर कमाई नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान दें। और जमीन का खतियान पेपर अभी सर्वे हो रहा, सही करवा लें, सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है जी, उसको बनवा के रख लीजिए और बराबर उसका रसीद दे, तो ऑनलाइन सब सिस्टम कर लीजिए। बिल्कुल। और जहाँ जमीन आपकी है वहाँ खेती बाड़ी जो भी जैसे कर रहे हैं सिस्टम से, उस तरीके से थोड़ा देखभाल करते रहिए, क्योंकि वो जब तक प्रॉपर्टी देखिएगा तभी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। चलिए, तो देखभाल करते रहिए। यदि देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। आपने इस पॉडकास्ट को समझा और जमीन के हर पहलू को हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो प्रकाश सिंह साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे भी हम ऐसी चर्चाएं लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।